हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो सेट ए की आंसर की है ऑलरेडी शेयर कर दी है। सॉरी, सेट बी के आंसर की शेयर कर दी है आपके साथ। तो सेट ए और बी में काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ ही क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं के आंसर की आपको बता रही हूँ, उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। बाकी आप सेट ए वाली जो आंसर की वीडियो है वो देख सकते हो। So here the first question is, a liquid X have a weaker intermolecular forces of attraction than Y. X एक ऐसा लिक्विड है जिसमें फोर्सेस वीक हैं और Y में ज़्यादा हैं। तो आंसर क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? बेटा देखो, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है ना, इसका मतलब उसको बॉइलिंग के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ही नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे और वो बॉईल कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी वीक फोर्सेस हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और जिसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो आंसर विल बी सी। ड्यूरिंग समर वाटर को अर्थन पोर्ट में क्यों रखा जाता है? बिकॉज ड्यू टू इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और पानी आपका ठंडा रहेगा। नेक्स्ट, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, ये हमने डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, हाँ जी। बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप सिंपली 273 प्लस कर दोगे, है ना। और फ़ारेनहाइट के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, तो दोनों को अप्लाई करके आप फ़ारेनहाइट और केल्विन ये आपने याद रखनी है कि कैसे वन यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, सो आंसर विल बी बी। Which of the following statement is not correct? Okay, the first is water at room temperature is liquid, बिल्कुल सही है। Ice at 273 Kelvin, 273 Kelvin कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। It causes less cooling than water at the same temperature. तो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कम कूलिंग देती है जितना कि पानी। तो डेफिनेटली ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद में बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करती है ना, स्किन पे एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर और बॉइलिंग वाटर। और हम सॉसर से जो सिप ऑफ टी है वो इजीली ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कप। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ये याद रखना है इसका कॉमन नेम। ठीक है, ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी बेटा जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है देखने में आपको आइस की तरह लगेगी, लेकिन अगर आप इसको सपोज कपड़ों पे रखते हो, अब देखो आइस को कपड़े पे रखोगे तो कपड़ा आप देखते हो कि वो बिल्कुल पानी उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और आइस ख़त्म हो जाती है। लेकिन ड्राई आइस जो है ये डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ अ सबलाइम मटीरियल और कपड़ा आपका जो है वो वेट भी नहीं होता है। सो इट इज़ अ ड्राई आइस। हमारा पाम जो है कूलिंग इफेक्ट क्यों फील करता है? एसीटोन की वजह से। ये भी हमने डिस्कस कर लिया उधर, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द पाम। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं सिर्फ बेटा वही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, मैंने पहले ही बताया है, तो बाकी सारे आप वहाँ से देख सकते हो। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपके सेम ही होंगे, आप आंसर की वहाँ से चेक कर सकते हो। और केमिस्ट्री के डिफरेंट थे वो मैंने बता दिए। फ्रूट और मीट को प्रिजर्व करने में कौन सा फिनोमेनन हेल्प करता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, फिज़िक्स का अगर कोई एक आधा डिफरेंट है तो वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फिज़िक्स का डिफरेंट आ गया। अ बॉडी हुज स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है? उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, देयर आर चांसेस। ठीक है, माइट बी एक्सेलरेटेड। Which of the following cases the object does not possess an acceleration, retardation when it is moving in with constant? अच्छा, यहाँ पे बात करनी है हमने कि एक्सेलरेशन कब आती है और रिटार्डेशन कब आती है। तो देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, सो आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल पाथ। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन डेफिनेटली जो बॉडी है वो रेस्ट पे होगी, बिकॉज आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है
बिकॉज आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ज़ीरो हो जाएगी तो डेफिनेटली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, या फिर जहाँ पोजीशन जिस पोजीशन पे वहीं पे रहेगी। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल अगर आ रहा है एक्स एक्सिस के तो वेलोसिटी सेम रह रही है, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी वैल्यू अमाउंट भी होता है ना, वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप की बात करते हो है ना, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज देर इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अभी हमने डिस्कस किया, सर ने दूसरा घुमा के डाल दिया हो यहाँ पे। ओके, अ कार क्राउडेड रोड पे मूव कर रही है, सिग्नल्स बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि स्पीड चेंज होती रहेगी। एक्सेलरेशन की ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल गलत। क्या होती हैं, क्या होती हैं बेटा, यूनिट्स इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड स्पीड, बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड होता है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और बाकी सारे जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप दूसरी आंसर की भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।